नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले जिसके स्टॉक का प्राइस केवल 7,000 रुपये, पर इसके बुक वैल्यू की बात करूं, इस स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करूं तो इसका बुक वैल्यू अराउंड 24,000 निकल के आता है। ठीक, जी हाँ, आपने सही सुना। स्टॉक का प्राइस केवल 7,000 है, पर इसका बुक वैल्यू 24,000 निकल के आता है। यानी कि ये अपने बुक वैल्यू से अराउंड 3-3.5 गुना नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है ये स्टॉक को। आखिर ये स्टॉक ऐसा क्यों है, मतलब इसकी बुक वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस इतना कम क्यों है, इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपको मैं पहले स्टॉक का नाम भी बता देता हूं। आपको स्क्रीन पर स्टॉक का नाम दिखता रहेगा। स्टॉक का नाम है नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट करके। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। और हाँ, ऐसे टाइप के जो स्टॉक रहते हैं, मतलब जिसका प्राइस 7,000 रुपया है, पर उसके बुक वैल्यू आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा 24,500 निकल के आता है। ठीक है, 24,500 निकल के आता है। तो ये सारी जो कंपनियां रहती है, क्या सेफ रहती है, अनसेफ रहती है, हमको इन कंपनियों की ओर देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इनको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको देखने के लिए मिला इसका मार्केट कैप केवल 3,600 करोड़ है, बुक वैल्यू 24,500 है, स्टॉक का प्राइस केवल 7,000 है। मतलब जैसा एक एलसीडी इन्वेस्टमेंट था ना, बिफोर में प्राइस एडजस्ट के पहले बता रहा हूँ, पहले जब उसका प्राइस 3 रुपया था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीडी इन्वेस्टमेंट में सर्च कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आता हूँ टॉपिक पे भी। यहाँ पे जैसे ये 3 लाख का छोड़ दो, ये तो अभी 3 लाख हुआ है ना। अभी जब इसका प्राइस 3,000 रुपया था, सॉरी 3 रुपया था, इसका प्राइस 3 रुपया था और इसकी बुक वैल्यू देखो कितनी निकल के आती है, 58 लाख। ठीक है, यही प्राइस पे मैं कंसिडर करता हूँ। अभी इसका प्राइस चल रहा है 3,30,000, पर इसका बुक वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 58 लाख के आसपास बुक वैल्यू निकल के आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इसके पास एशियन पेंट के अराउंड 4% का स्टेक है। इस कंपनी का एशियन पेंट में 4% स्टेक है, जिसके वजह से इसकी बुक वैल्यू इतनी निकल के आती है। अब बात कर लेते हैं हमारे नालवा सन्स की। इनके पास किस कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, स्टेक है, जिसके वजह से इनका बुक वैल्यू इतना निकल के आता है। हम वीडियो में अब वो देखते हैं, फिर आएंगे इसके आरओसी पे भी, आरओई कितना है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, कर्जा है क्या कंपनी के ऊपर, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, मतलब मिस नहीं करना ऐसी कंपनियों को, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि देखो, मैं आपको दिखाऊं कि 1 मंथ में नालवा सन्स ने 46% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 151% का, 5 ईयर में 682% का, और ऑल में तो देख लो 7,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने इनका PDF ओपन कर लिया है, ये कंपनी का नालवा सन्स का। यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इनकी होल्डिंग आपको। कहाँ गया, नहीं, जिंदल GSW शायद था, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो, ये PDF ओपन किया। इस PDF में हमको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे कि इस कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए नालवा सन्स के पास जिंदल सॉ लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी, आप जाके देख सकते हो, जिंदल ग्रुप की है। तो जिंदल सॉ लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हैं, अराउंड 5 लाख, सॉरी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,35,50,000 शेयर्स पड़े हैं जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी की। किसके पास? नालवा सन्स के पास, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, अराउंड, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता रहेगा, 2,300 करोड़ के आसपास की। ठीक है, तो 2,300 करोड़ के आसपास की वैल्यू के स्टॉक पड़े हैं नालवा सन्स के पास। किस कंपनी के? जिंदल सॉ लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा कि JSW स्टील लिमिटेड, ये भी एक लिस्टेड कंपनी, आपको जाके देख सकते हो। तो इस कंपनी के नालवा सन्स के पास अराउंड इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,54,86,370 शेयर पड़े हैं, जिसकी वैल्यू 3700 करोड़ के आसपास निकल के आती है। तो जिसके वजह से इसकी बुक वैल्यू इतनी निकल के आती है।
और ऐसे ही इन्होंने देखो JSW होल्डिंग लिमिटेड को भी होल्ड करके रखा है। 808 करोड़ का वैल्यू के इनके पास JSW होल्डिंग के कंपनी के शेयर्स पड़े, हेक्सा ट्रेडिंग लिमिटेड के शेयर्स पड़े हैं, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के शेयर्स पड़े इनके पास, JTF इन्फ्रोजिक लिमिटेड के शेयर्स पड़े, और बहुत सारे आपको यहाँ पे अनलिस्टेड स्टॉक भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। तो इन सारे कंपनियों के पास भी इनके पास इन्वेस्टमेंट पड़े। ये जो नालवा सन्स है ना, इनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो मैंने आपको जैसे दिखाया कि JSW की जो ग्रुप की 2-3 कंपनियां, जैसे कि JSW होल्डिंग, JSW स्टील हो गया, जिंदल ग्रुप हो गया, ठीक है, इन सारी कंपनियों के इनके पास इन्वेस्टमेंट पड़े। इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा के रखा है, ETF, बॉन्ड्स, ये सारे सेक्टर में भी इन्होंने पैसा लगा के रखा है, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जिसकी वैल्यू अराउंड 14,000 करोड़ निकल के आती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख के दिखाता रहेगा, आपको देख सकते हो। तो इन्होंने अराउंड 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इसका बुक वैल्यू केवल 3,600 करोड़ है। मतलब इनके बुक वैल्यू से ज़्यादा इनके इन्वेस्टमेंट है, और सॉरी, इनके मार्केट कैप से ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है, और इनके स्टॉक प्राइस से ज़्यादा इनका बुक वैल्यू है, जो कि काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। और इसी तगड़ेपन की वजह से स्टॉक ने भाई एक साल में 150-200% का रिटर्न दिया, ठीक है। 5 साल में देखो 500-600% का रिटर्न दिया है। और अब आप पूछोगे कि इनकी कमाई कैसी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ROC तो 0.73% है, ROE तो कुछ भी नहीं है। मतलब अब बहुत लोग बोलते हैं कि ROC कंपनी का 15 होना चाहिए, तो ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है। देखो, इस कंपनी का ना हमको ROC देखना है, ना क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखना है, ना ROE देखना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि इन्होंने जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहाँ से उनको डिविडेंड अमाउंट आता है। तो यहाँ जो आप नेट प्रॉफिट इनका देखोगे ना, क्वार्टरली तो बहुत अप एंड डाउन दिखाई देगा। कभी 17 करोड़ कमाते, कभी 2 करोड़ कमाते, कभी 30 करोड़ कमाते, कभी 21 करोड़ कमाते। और यहाँ पे अगर मैं ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाऊँ तो कभी 56 करोड़ कमाते, कभी 93 करोड़ कमाते, कभी ईयरली नेट प्रॉफिट 70 करोड़ हो जाता है, कभी इनका ईयरली नेट प्रॉफिट 43 करोड़ होता है। तो बहुत अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो ठीक है, वहाँ से इनको डिविडेंड अमाउंट आता है। तो कभी कभी कोई कंपनियाँ कम डिविडेंड देती है, कभी कभी कोई कंपनियाँ ज़्यादा डिविडेंड देती है, ठीक है। अगर उनको नेट प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कभी कभी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। तो इनका जो भी नेट प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है वो सारे डिविडेंड अमाउंट है, ठीक है, जो डिविडेंड से पैसा मिलता है। तो कभी कभी कंपनियां कम ज़्यादा देती है तो इनका नेट प्रॉफिट भी उस तरह कम ज़्यादा होता है। इसके लिए इनका ना हमको ROC देखना है, ना नेट प्रॉफिट देखना है, कुछ देख के मतलब भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट डिपेंड है इन कंपनियों के डिविडेंड पे, तो वो कभी भी कम ज़्यादा होता है, तो इनका नेट प्रॉफिट भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट देख के मतलब नहीं है, ROC देख के मतलब नहीं है। कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, यहाँ पे बोरोइंग ज़ीरो है। 12-12.5 हज़ार करोड़ के रिजर्व पड़े हैं। इन्वेस्टमेंट अराउंड 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पड़ा है, जो कि काफ़ी तगड़ा बताता है, ठीक है। बहुत कर्जा कुछ भी नहीं है। अब बोलोगे कि स्टॉक का प्राइस भागता कैसा है? जो इनकी होल्डिंग्स कंपनी है, जो इनके म्यूचुअल फंड की कंपनियां, अगर वो चलेंगे तो ये भी चलेंगे। और आपको पता है जो JSW ग्रुप है, जो JSW होल्डिंग है, जो JSW स्टील कंपनियाँ, वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है मार्केट में, ठीक है। वो अगर 1 साल तक नहीं चलते, इनकी जो होल्डिंग कंपनियाँ अगर 1 साल तक नहीं चलेंगे तो ये भी नहीं चलेगा। अगर वो चलेंगे तो ये भी चलेगा। और ऑफकोर्स वो सारी कंपनियाँ चलेंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया है, अनलिस्टेड स्टॉक में भी पैसा लगाया है। और सपोज कल को इन्होंने जो अनलिस्टेड स्टॉक में पैसा लगाया है वो अगर लिस्ट हो जाता है फ्यूचर में और अच्छे गेन देखने के लिए मिलते हैं, तो ये जो नालवा सन्स है ना, ऐसा बूम करेगा कि आप पूछो मत, ठीक है। ये 7,000 से कब 14-15 हज़ार चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बात ध्यान देना। सपोज़ मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए सपोज़ मान लो कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बात है नहीं, बस जैसे नालवा सन्स है, मान लो नालवा सन्स के पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स है, ठीक है। अनलिस्टेड मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। जब अभी तो मान लो लिस्टेड हो गया, वो तो अलग बात है। जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टेड भी नहीं था और उसके पहले अगर इनके पास स्टॉक रहता, और जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हो जाता और डबल प्राइस पे चला जाता, जैसे अभी चला गया 180, तो इनको कितना बेनिफिट होता? क्योंकि इन्होंने जब अनलिस्टेड मार्केट में जब स्टॉक को होल्ड किया रहेगा तो उसको सस्ते प्राइस पे किया रहेगा,
क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में स्टॉक का प्राइस सस्ता रहता है। जैसे कि देखो स्विगी का प्राइस था 50 रुपये। अगर किसी बड़ी कंपनी ने या हमने और आपने 50 रुपये पे अनलिस्टेड मार्केट में स्विगी को बाय कर लिया रहता, और अभी वो लिस्ट होने जा रहा है कुछ 200, 300 जो भी प्राइस बैंड उसका निकल के आ रहा है, ठीक है, मुझे उतना याद नहीं। तो सोचो हमने 50 रुपये में बाय किया और लिस्ट हो रहा है 200-250 रुपये पे, तो हमारा पैसा 4 गुना। तो ऐसा ही मैं नालवा सन्स का भी बता रहा हूँ। नालवा सन्स ने भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां होल्ड करके रखी है जो अनलिस्टेड है। अगर वो कल को मार्केट में लिस्ट हो गई तो इनको बहुत बेनिफिट हो सकता है, और इनको बहुत बेनिफिट होगा तो स्टॉक का प्राइस बूम होगा, इस बात को ध्यान देना। कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और भाई 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत अद्भुत कंपनी है, ठीक है। बाकी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चार्ट पैटर्न भी देखो तो देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट पैटर्न लगा के रखा है। पहला जो लेवल हमको अच्छा दिखाई देता है वो है 6,100 रुपये का, और जो दूसरा लेवल दिखाई देता है वो है 5,300 का। पर उम्मीद नहीं रखना कि ये लेवल्स पे ये स्टॉक आएंगे। रीज़न क्या है, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। रीज़न यही है कि मान लो इन्होंने म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया है, अनलिस्टेड स्टॉक में भी पैसा लगाया है। जो लिस्टेड स्टॉक है जैसे कि JSW होल्डिंग, JSW स्टील, हेक्सा ट्रेडिंग, ये सारे स्टॉक में इन्होंने पैसा लगाया। तो सारे जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक और अनलिस्टेड स्टॉक है, ऐसा तो नहीं कि वन डायरेक्शन में नीचे गिरते जाए, क्योंकि जब वो वन डायरेक्शन में नीचे गिरेंगे तो ही स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, और ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो कोई कंपनियां ऊपर जाएगी, कोई कंपनियां नीचे जाएगी, जिससे इसका प्राइस ना स्टेबल रहता है, ठीक है। तो इतना गिरने की उम्मीद नहीं रखना। हाँ, हम गिरने की उम्मीद कब रख सकते थे कि मान लो कि इन्होंने बस एक ही कंपनी होल्ड करके रखा है, JSW स्टील एग्जांपल के लिए। मान लो इन्होंने JSW स्टील कंपनी केवल होल्ड करके रखा है और वो कंटिन्यू वन डायरेक्शन में गिरते जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू गिरते जा रहा है, तो ये गिरते जाएगा। पर इन्होंने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो कोई कंपनियां ऊपर जाती है, कोई कंपनियां नीचे आती है। मतलब किसी का प्राइस कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी कोई म्यूचुअल फंड चलता है, कभी नहीं चलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका प्राइस उतना नहीं गिरता है, ठीक है। पर तो भी मैंने आपको एक अच्छे लेवल्स बता दिए। अब देखो इसमें मेरा क्या नज़रिया है, मेरा इसमें यही नज़रिया है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मिनिमम 2 ईयर 3 ईयर है, तो जो करंट रेट चल रहा है वो भी काफ़ी बेटर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मिनिमम नज़रिया 2-3 साल है तो आपको जो करंट रेट चल रहा है वो भी ठीक है। बाकी आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप सपोर्ट इस पर अपना दिमाग लगा सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हो, सपोर्ट पे ख़रीद सकते हो, ठीक है। कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, केवल ये मेरा एजुकेशनल मतलब एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे इसमें इतना देखो दिमाग नहीं लड़ाना है ये स्टॉक में। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि ये एक होल्डिंग कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा गिरावट होगी, और अगर गिरावट होगी तो मैं SIP करने के लिए भी रेडी हूँ। तो अगर आपका नज़रिया 2-3 साल तक है तो ज़्यादा आपको प्राइस को लेके सोचना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।